हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट वीडियो में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस करी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, जो कि हमने प्लैंक्स थ्योरी से पढ़ा था। और उससे भी पहले हमने एक और चीज देखी थी कि लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। अब इसको प्रूफ करने एल्बर्ट आइंस्टाइन आए थे। जो लाइट है उसके पास दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है, मतलब लाइट के पास दोगलापन है, राइट। तो दोगलापन कैसे, मतलब उसके पास वेव कैरेक्टर तो है ही है, लेकिन उसके पास पार्टिकल कैरेक्टर कैसे है, यह बहुत बड़ी बात थी जो इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूफ की। और कैसे प्रूफ की, तो देखो यहां पे क्या किया गया। अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखा जाए तो एक ये गिलास ट्यूब ले लिया गया, इसको बोलेंगे हम, एक गिलास ट्यूब ले लिया गया। और ये जो गिलास ट्यूब है ये इवैक्यूएटेड गिलास ट्यूब था, इवैक्यूएटेड गिलास ट्यूब, इवैक्यूएटेड गिलास ट्यूब, इवैक्यूएटेड गिलास ट्यूब। अब इवैक्यूएटेड है मतलब यहां से एयर जो है मैक्सिमम बाहर निकाल दी गई है। अब इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर क्या किया, दो प्लेट्स लगा दी, एक ये वाली प्लेट और एक यहां पे एक प्लेट लगा दी। और ये वाली जो प्लेट है ये थी कलेक्टर प्लेट, ये थी कलेक्टर प्लेट। और ये वाली प्लेट जो है, सॉरी ये थी इमिटर प्लेट, ये थी इमिटर प्लेट और ये वाली प्लेट थी कलेक्टर प्लेट। अब इमिटर प्लेट जो है देखो मेटल सरफेस की है, और मेटल सरफेस कौन से मेटल्स है, ये है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स की बनी हुई है। अब ऐसा क्यों, क्यों इन्होंने अल्कली मेटल की प्लेट यहां पे रखी, तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं जैसे सोडियम है, ग्रुप 1 वाले अल्कली मेटल कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स। और ग्रुप 1 के मेटल्स की खासियत क्या होती है कि उनके पास आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन वो इजीली डोनेट करते हैं। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि ये इमिटर प्लेट थी, यहां पे इसको कलेक्टर प्लेट रखा। अब इमिटर प्लेट पे क्या किया, सोर्स ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया, सोर्स ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया। अब सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के पास हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट कराया। और जहां से ओपनिंग थी इस ग्लास ट्यूब की, इस ओपनिंग के बाहर एक क्वार्ट्ज मटेरियल लगा रखा था। और क्वार्ट्ज मटेरियल क्यों लगाया, ताकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है वो एकदम आउटर पे एब्जॉर्ब ना हो, मैक्सिमम कहां पहुंच जाए, इमिटर प्लेट पे। तो इसीलिए यहां पे क्वार्ट्ज मटेरियल लगाया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आई, जो लाइट से आई, आके कहां टकराएंगी, तो आंसर है अल्कली मेटल या मेटल सरफेस पे या इमिटर प्लेट पे। और जैसे ये इमिटर प्लेट पे टकराएंगी तो इमिटर प्लेट से हो सकता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, और इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होगा तो कहां की तरफ ट्रेवल करेगा, तो आंसर है देखो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर यहां ट्रेवल किया है, और ट्रेवल करके कहां जाएगा, कलेक्टर प्लेट पे। और जैसे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे पहुंचेगा तो कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने से होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल होगा तो ये एम मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होगी। और अगर एम मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रही है तो हमें पता चल रहा है यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से निकल के कहां पहुंचा है, तो आंसर है कलेक्टर प्लेट पे। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ क्या हुआ, तो देखो इससे प्रूफ क्या हुआ। अब यहां पे अगर ये जो रेडिएशन आ रही है, जो इंसिडेंट करवाई है लाइट, इसकी जो रेडिएशन आ रही है, अगर रेडिएशन ग्रेटर देन है एक थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, एक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होगी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से, किसकी, आंसर इंसिडेंट रेडिएशन की। तो इंसिडेंट जो तुमने लाइट कराई, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एक थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड बोले तो एक ऐसी बाउंड्री, एक बाउंड्री है, एक एक लेवल है, इस लेवल से ऊपर की एनर्जी अगर हम डाल रहे हैं, कोई एक लेवल है उसके ऊपर की एनर्जी डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उससे कम की एनर्जी डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो देखो अगर हमने रेडिएशन जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा की रेडिएशन से इसको इंसिडेंट किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, और अगर उससे कम की किया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। अब थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड है मिनिमम एनर्जी, एक मिनिमम बार, उस बार तक एनर्जी देनी है, अगर उस बार से नीचे की एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा की एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या देखी, तो ऑब्जर्वेशन जो देखी यहां पे सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो जहां पे नोटिस हुई, इफ रेडिएशन, if radiation of incident
इंसिडेंट लाइट nu is greater than nu t or lambda should be less than lambda t, then emission of electron takes place. Then emission of electron takes place. Then emission of electron takes place. क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इस लाइन का? देखो, अगर न्यू टी क्या है? न्यू टी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. न्यू टी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. देखो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे कलेक्टर प्लेट पे, सॉरी इमीटर प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा. अगर इससे कम की फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा. और हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ कम होनी चाहिए. तो वेवलेंथ के लिए क्या होगा कि वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है वहां से इमिशन हो रहा होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा. सपोज करो, समझो, सपोज करो कि तुम्हारे पास जो वेवलेंथ आ रही है या जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो है 545 नैनोमीटर. 545 नैनोमीटर ये है थ्रेशोल्ड. मतलब अगर इतनी वेवलेंथ की आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. अब तुमने क्या करा, जो इंसिडेंट करवा रहे हो वो वेवलेंथ है 546 नैनोमीटर. तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? तो देखो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए जो वेवलेंथ है, इंसिडेंट वेवलेंथ, ये लेस देन होना चाहिए किससे? थ्रेशोल्ड से. ये लेस देन होना चाहिए, मतलब ये 545 से कम होना चाहिए. लेकिन ये हल्का सा, मतलब ऑलमोस्ट बराबर है. अरे कितना सा फर्क है? तुम कहोगे 19-20 का जो फर्क है, पर 19-20 है क्या? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. और देखो यहां पे 545 और 546 ऑलमोस्ट लग रहा है सेम, लेकिन ये सेम नहीं है. तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? आंसर है यहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. जैसे हम इसके बराबर, या तो हमें वेवलेंथ इसके बराबर लानी होगी या इससे कम लानी होगी. और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इससे ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर है. तो अब देखो, अगर यहां पे इंसिडेंट लाइट आ रही है, और इंसिडेंट लाइट आके टकरा रही होगी कहां पे? इंसिडेंट लाइट आके टकरा रही है मेटल सरफेस पे. अब मेटल सरफेस पे जैसे लाइट आके टकराएगी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा. और इलेक्ट्रॉन कब इमिट हो रहा है? जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी आएगी. अब सपोज करो कि थ्रेशोल्ड से कम की फ्रीक्वेंसी से तुम डाल रहे हो, थ्रेशोल्ड से कम या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा की तुम लाइट डाल रहे हो, और लाइट आके यहां पे इस मेटल सरफेस पे आई. मेटल का ही तो सरफेस है. लाइट आके डल रही है आराम से, और ये प्लेट गर्म होती जाएगी और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए. वेव कैरेक्टर तो यही बोल रहा है कि अगर लाइट आके यहां पे टकरा रही है, अगर इससे कम इंसिडेंट की भी लाइट आ रही है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? मेटल प्लेट गर्म हो जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर आ जाने चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहां पे. तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन आके टकराया उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, उस फ्रीक्वेंसी से कम तो इलेक्ट्रॉन नहीं आया. मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा पार्टिकल, कौन सा नेचर है? मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा नेचर हो सकता है यहां पे? देखो, जैसे ही फ्रीक्वेंसी तुमने थ्रेशोल्ड से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी डाली मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर आया. एमीटर में एकदम से डिफ्लेक्शन आई. मतलब वहां पे तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी. यहां पे जो टाइम लैग था बहुत कम था. इधर इलेक्ट्रॉन आया, इधर लाइट आई, उधर इलेक्ट्रॉन निकला, इधर लाइट आई, इधर इलेक्ट्रॉन निकला. मतलब इधर लाइट पड़ी, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा थी थ्रेशोल्ड से, उधर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ. बिल्कुल विद इन, मतलब टाइम लैग बहुत कम था. मतलब 10 की पावर 8 सेकंड, -8 सेकंड का टाइम लैग था. बिल्कुल टाइम लैग नहीं था. लेकिन अगर वहीं इसका वेव नेचर होता या वेव कैरेक्टर होता तो टाइम लैग ज्यादा होता. पहले आती रेडिएशंस आती, मेटल सरफेस पे लगती, मेटल सरफेस गर्म होती, फिर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होते. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे तुमने इस पे फ्रीक्वेंसी डाली और एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर, फ्रीक्वेंसी हटा दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला. क्लियर? तो यहां से ऑब्जर्व क्या हुआ? ऑब्जर्व यह हुआ कि जो लाइट है इसके पास पार्टिकल नेचर है. लाइट के पास क्या है? तो सबसे पहला यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या हुआ
कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। लाइट हैव पार्टिकल नेचर, लाइट हैव पार्टिकल नेचर, जिनको हमने कहा फोटॉन्स, जिनको हमने कहा फोटॉन्स। और एनर्जी ऑफ जो फोटॉन थी वो किसके बराबर थी? एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर थी? एनर्जी ऑफ फोटॉन हमने पहले भी पढ़ा है, E बराबर होता है एच न्यू, या फिर हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने यहां से पढ़ा कि लाइट के पास जो है पार्टिकल नेचर है। अगर पार्टिकल नेचर था तभी वो एकदम विदाउट टाइम लैग इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। और दूसरा हमने कहा कि जो एनर्जी है फोटॉन की वो बराबर है एच न्यू के, और एच न्यू लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। अब देखो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। हुआ क्या, यहाँ पे लाइट आई, मेटल सरफेस पे गिरी, और अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा की गिरी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और थ्रेशोल्ड से कम की गिरी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अब थ्रेशोल्ड क्या है, तो यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड भी लिख लो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मिनिमम जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी जो होगी उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां से हमें पता चला कि लाइट के पास क्या है? पार्टिकल नेचर है, जिनको हमने फोटॉन्स बोला, और एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर है? आंसर है एच न्यू के बराबर है, या फिर एच सी बाई लैम्ब्डा के बराबर है। अब यहां से कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखो, सपोज करो ये तुम्हारे पास मेटल सरफेस थी, ये तुम्हारे पास क्या थी? मेटल सरफेस। और मेटल सरफेस पे क्या है हमारे पास यहां पे? तो आंसर है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल सरफेस पे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें बाहर निकालना है तो हमें जो फ्रीक्वेंसी देनी होगी वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी लगानी होगी। तो सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। और तुमने इंसिडेंट करवा दिया इस पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो क्या ये बाहर आएगा? क्या ये बाहर आएगा? आंसर है चाहिए ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने के लिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहां बाहर आएगा? ये बाहर नहीं आएगा। और अगर सपोज करो अब क्या हुआ कि इसी मेटल सरफेस पे तुमने क्या करा? तुमने 4 ना करके अब इस पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो चाहिए कितनी थी? चाहिए थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमने कितनी इंसिडेंट करा दी? तो आंसर है 5.1। तो मतलब तुमने, ये थ्रेशोल्ड थी, ये था थ्रेशोल्ड, लेकिन तुमने थ्रेशोल्ड से ज्यादा की एनर्जी डाली। अब थ्रेशोल्ड की हल्की सी भी ज्यादा एनर्जी डाली तो इलेक्ट्रॉन एकदम से कूद के बाहर आएगा, एकदम बाहर आ जाएगा। ओके, अब यहां पे एक पॉइंट था कि जो कोलिजन होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन और ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ये हमेशा 1:1 कोलिजन होगा। यहां पे क्या बोला इस एक्सपेरिमेंट के बाद? क्या यहां पे कंक्लूजन आया कि द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन should be 1:1, is 1:1. The collision between electron and photon is 1:1. अब इसका क्या मतलब है? देखो 1:1 कोलिजन का मतलब क्या है कि सपोज करो तुम्हारे पास ये एक मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस के आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही तुमने इस पे लाइट इंसिडेंट कराई, तुमने क्या करा? लाइट इंसिडेंट करी तो लाइट के अंदर फोटॉन्स हैं, तो फोटॉन्स आए और इस पे टकराए। अब सपोज करो इसको बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? तो आंसर है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज किया था हमने, ये इसकी थ्रेशोल्ड है। अब तुमने क्या करा? तुमने कर दिया 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक फोटॉन इस पे इंसिडेंट किया। तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? आंसर है इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो तुमने क्या करा? एक और लाइट इंसिडेंट करा दी इस पे, एक और फोटॉन इंसिडेंट करा दिया, उसका भी जो एनर्जी थी वो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी। अब देखो 2 फोटॉन आ रहे हैं और 2 फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं। तो अब तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए, क्योंकि देखो अब टोटल कितनी होगी? टोटल होगी 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ज्यादा हो गई, चाहिए थी बाहर आने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आ कितना रहा है?
आ रहा है यहां से 5.2, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? तो आना तो चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि देखो कोलिजन जो है इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के बीच 1:1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे फोटॉन 2 है, तो 2 के साथ कोलिजन नहीं होगा। अगर 2 के साथ कोलिजन होकर बाहर आना था तो फिर तो वेव कैरेक्टर हो जाएगा, फिर वहां पे टाइम लैग हो जाएगा, फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन अपने आप धीरे धीरे बाहर आएगा। लेकिन यहां पे 2:1 जो है ये कोलिजन नहीं होती, 1:1 कोलिजन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर एक फोटॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो एकदम इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। और दूसरा क्या यहां पे कंक्लूजन हुआ? दूसरा एक और कंक्लूजन हुआ कि जो रेस्ट मास है फोटॉन का, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन वो हमेशा 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। अब इसका क्या मतलब है? कि रेस्ट मास फोटॉन का 0 है। तो देखो फोटॉन जो है ना, ये चलती फिरती एनर्जी है। चलती फिरती एनर्जी का मतलब क्या है? कि साक्षात एनर्जी है ये। अगर फोटॉन अभी यहां है, इनके पास एनर्जी है, लेकिन जैसे ही मेरे से आके टकराएंगे एकदम 0 हो गया। अब तुम बैठे हो, पढ़ रहे हो कहीं पे, तुम्हारे पे लाइट पड़ रही है, क्या फोटॉन पड़ रहे हैं? आंसर यस, फोटॉन तुम पे पड़ रहे हैं। क्या तुम्हारी बॉडी में छेद हो गए? लग रहा है क्या? नहीं ना। क्यों? ये फोटॉन जैसे तुमसे टकराते हैं, उनका रेस्ट मास क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर? और ये भी कहां से हमें एक्सप्लेन मिला? तो आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अब देखो, सपोज करो कि ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है, और इसकी आउटर सरफेस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुमने इसमें इंसिडेंट करवा दी जो वो थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर आना होगा? तो आंसर है यस, बिकॉज इंसिडेंट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तुमने इंसिडेंट करा दी। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कितनी चाहिए थी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन तुमने कितना इंसिडेंट कराया? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां गया? जो बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कहां गया? तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और इस इलेक्ट्रॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या सारा का सारा एब्जॉर्ब किया? आंसर है नहीं, इसने एब्जॉर्ब किया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उस स्पीड से ये बाहर आएगा। वो होगी इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड, बोले तो वो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। वो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कहूंगा इंसिडेंट रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड। तो इंसिडेंट कितना हुआ, उसमें से थ्रेशोल्ड कितना था उसको हटा दो, वो होगी स्पीड, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो देखो ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट अभी हमने पढ़ा, एनर्जी किसके बराबर होती है? आंसर है एच न्यू, या फिर हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो मैं यहां पे देखो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट कुछ थी, उसमें से थ्रेशोल्ड को माइनस कर दो, थ्रेशोल्ड एनर्जी को, तो जो बाकी बची हुई एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट को क्या मैं एच न्यू नॉट लिख सकता हूं? नॉट का मतलब हो गया इंसिडेंट, माइनस थ्रेशोल्ड को एच न्यू टी लिख सकते हैं। एच न्यू टी हो गया एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये हो गया इंसिडेंट एनर्जी। ये किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहां से कुछ कॉमन आएगा, तो आंसर है यस, एच कॉमन आएगा। इसको बोलेंगे न्यू नॉट माइनस न्यू टी। ये होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज यहां पे होती है कि वर्क फंक्शन जो है इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन का ही दूसरा नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है हमें पता है, इसको हम वर्क फंक्शन को बोलते हैं फाई, या थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी टी, ईटी बोलते हैं, एनर्जी एट थ्रेशोल्ड। तो एनर्जी एट थ्रेशोल्ड जो होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? तो आंसर है एच न्यू, लेकिन ये कहां पे है? ये है थ्रेशोल्ड पे, जिसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो देखो ये जो एच न्यू एट टी, मतलब एनर्जी
एट थ्रेशोल्ड, इसी को हम बोलते हैं फाई। तो फाई का फार्मूला क्या है हमारे पास? तो फाई का फार्मूला आया हमारे पास एच न्यू टी। फाई हमारे पास क्या आया? एच न्यू टी। और हमें पता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का अभी हमने फार्मूला लिखा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था हमारे पास? तो एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू टी। और एच न्यू टी को हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू टी को हम फाई भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एच न्यू नॉट माइनस फाई। ये फॉर्मूला भी तुमने काफी बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, कि इसका डायग्राम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया। ग्राफ देखा होगा तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुमने एक ग्राफ देखा होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इस टाइप का ग्राफ देखा होगा। तो देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम बनाएं, तो देखो हमें पता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तब तक इजेक्ट नहीं होगा जब तक ना हम उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे। तो यहां पे देखो, सपोज करो इनिशियली है, क्या इनिशियली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? आंसर है नहीं। कम से कम उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो सपोज करो हमने यहां पे फ्रीक्वेंसी देते गए और एक टाइम ऐसा है यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई, और जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ये है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब तुम कहोगे कि हमें इक्वेशन से ग्राफ समझना है, तो इक्वेशन क्या थी? काइनेटिक एनर्जी बराबर थी एच न्यू नॉट माइनस फाइव। यही थे हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से समझ सकते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या थी? वो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप है। क्या ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप है? तो आंसर है यस। c क्या होता है? c होता है इंटरसेप्ट। तो देखो ये c जो है ये फाई है और ये इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो इस ग्राफ में इंटरसेप्ट कहां नेगेटिव दिख रहा है? क्या इंटरसेप्ट नेगेटिव दिख रहा है? तो आंसर है इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करो। यहां देखो इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करो। अगर तुम इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो देखो ये इस एक्सिस को यहां पे काट रहा है और ये एक नेगेटिव एक्सिस है। तो यस, हमारा इंटरसेप्ट बिल्कुल नेगेटिव है। और ये जो है ये mx, ये होता है स्लोप, और स्लोप पॉजिटिव है। क्या हमारा स्लोप पॉजिटिव है? क्या ये स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है? आंसर है यस, हमारा स्लोप पॉजिटिव है। तो हमारा इक्वेशन से भी ग्राफ एक्सप्लेन हो चुका है। और वैसे भी अगर हमें वैसे भी समझना है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा। तो यहां पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इस एरिया में जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी जीरो, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। इसके आगे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि इसको थ्रेशोल्ड से ज्यादा की एनर्जी मिली। और ये है हमारे पास ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा वीडियो अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।